हत्याओं वाले अध्ययन में कहा कि सुसाइड 3 प्रकार के होते हैं। एक उसने कहा कि इगोइस्टिक है, एक अल्ट्रुइस्टिक है और तीसरा कहा एनोमिक सुसाइड है। एनोमिक का मतलब कि समाज में अराजकता है, चीजें स्पष्ट नहीं है, इस कंफ्यूजन में कई लोग गिल्ट में चले गए, तनाव में चले गए और सुसाइड कर लिया, वो एनोमी है। ठीक है, तो सवाल है कि समस्या क्या है? अगर ऐसा है भी, कॉग्निटिव डिसोनेंस है भी, तो इससे समस्या क्या है? देखिए, समस्या तो एक बहुत सिंपल सी है कि इससे तनाव होता है और कोई इसमें समस्या बेसिकली है नहीं। होता क्या है कि हम चाहते हैं कि हम सहज रहें और सहजता की एक शर्त मानी गई है कि हम भीतर से सुसंगत हों। तो असंगति हो तो हमें तनाव होता है। तनाव ये होता है कि यार मैं ये भी कहता हूं, मैं वो भी कहता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों मतलब कॉन्ट्राडिक्शंस हो रही हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन अपने आप में तनाव देने वाली चीज है, इसलिए कॉग्निटिव डिसोनेंस जिसको भी होगा वो तनाव की स्थिति में रहेगा, ये समस्या है। इससे मैंने कहा ना कि मूर्खों में आत्मविश्वास भी ज्यादा होता है, संतोष का स्तर भी ज्यादा होता है, क्योंकि मूर्खों में डिसोनेंस होता है, कॉग्निटिव नहीं होता है, उन्हें पता नहीं होता है, और क्योंकि पता ही नहीं कि डिसोनेंस है तो तनाव भी नहीं होता है। समझदार व्यक्ति को पता होता है कि उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है तो तनाव में रहता है। इस वजह से आपने सुना है ना कि बुद्धिमान व्यक्ति प्रायः तनाव में ज्यादा रहते हैं मूर्खों की तुलना में। जितने बुद्धिमान होंगे उतना आत्मविश्वास कम होता जाएगा, और मूर्खता का स्तर जितना बढ़ेगा आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता जाएगा। इग्नोरेंस इज ब्लिस ऐसे नहीं कहा गया है। मूर्खता में बड़ा आनंद है, जबरदस्त सुख है मूर्खता में, ये बात तो माननी पड़ेगी, इसी सब सेंस में कहते हैं। ठीक, दूसरी, हाँ, पाकिस्तान में तनाव कैसे हो सकता है? तनाव ये हो सकता है जैसे मैं आपके सामने ढिंडोरा पीट रहा हूँ, सर्वे भवन तो सुखिना है, इतने में पाकिस्तान की बात है, मैं करूँ पाकिस्तान को बर्बाद कर दो, और आपने मुझसे पूछ लिया कि यार अभी तो ये बोल रहे थे, अब ये बोल रहे हो, कुछ तो सोच के बोला करो। तो मुझे तनाव ये होगा कि मेरी बातें कट कैसे रही हैं ऐसे, मेरी ही बातें मेरी ही बातों से कैसे खारिज हो रही हैं, ये तनाव होगा। और इसीलिए जो अगला पॉइंट है इसी तनाव की व्याख्या ये है कि ऐसी स्थिति में लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, कटाक्ष करेंगे, और वो कटाक्ष झेलने के लिए मतलब फिर तनाव होगा उस चीज से। और तनाव एक तो देखिए, कुछ लोगों को तनाव सिर्फ इसलिए होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कि इसकी बातों में कंसिस्टेंसी नहीं है, एक तो ये है। पर कई लोगों को तनाव के लिए और लोग नहीं चाहिए होते, उनके लिए इतना ही काफी होता है कि मेरी बात में कंसिस्टेंसी नहीं है, वो खुद में तनाव में आ जाते हैं कि मैं ऐसी गलती क्यों कर रहा हूं। लेकिन जो खुद अपनी इनकंसिस्टेंसी पे तनाव में नहीं भी आएगा, वो दूसरों की निंदा पे तो आ जाएगा। और इसलिए कॉग्निटिव डिसोनेंस एक अच्छी स्थिति नहीं है, उससे मन में बेचैनी रहती है और व्यक्ति चाहता है कि इससे बाहर निकले, ये उसके मन में आता है। व्यक्ति ऐसा क्यों करता है? अगर कॉग्निटिव डिसोनेंस है किसी को, ऐसा क्यों करता है, मतलब ऐसी स्थिति आती ही क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत बेसिकली इसलिए पड़ती है कि कभी कभी तो इस बात का अज्ञान होता है शुरू में, और एक समय के बाद जब कॉग्निशन होता है तब तक हम अभ्यस्त हो चुके होते हैं। इग्नोरेंस, अज्ञान। जैसे एक लंबे समय तक व्यक्ति ने कभी सोचा ही नहीं कि उसकी इन दो चीजों में कॉन्ट्रडिक्शन है। जिस दिन पहली बार किसी ने टोका तब समझ में आया, और जैसे समझ में आया अब ये क्या हो गया, कॉग्निटिव डिसोनेंस हो गया। लेकिन स्थिति ऐसी है कि वो इतना आगे बढ़ चुका है कि अब पीछे हटने का स्कोप है नहीं उसके पास, और इस वजह से वो इस स्थिति में इसलिए फंस गया कि सही समय पर उसको इस बात का अंदाजा था ही नहीं कि उसके जीवन में कॉग्निटिव मतलब उसके जीवन में डिसोनेंस की स्थिति है। एक तो ये हो सकता है। अब पीछे हटने की स्थिति में क्यों नहीं है, इसके दो ही कारण माने जाते हैं। एक होता है लालच, दूसरा होता है भय, समाज का दबाव है। किसी लालच की वजह से वो पीछे हट नहीं सकता, किसी दबाव की वजह से पीछे हट नहीं सकता। क्या करें? ये यूं समझें कि जेएनयू में पढ़ने के बाद बच्चे ने समझ लिया है कि ये सब समाज के ढकोसले हैं, ये है वो है, व्यक्ति को चेतना से रहना है, ये करना है वो करना है, सब ठीक है। और वहां उसको किसी से वायदा भी हो गया है, कॉमरेड से कॉमरेड को इश्क हो गया है, लाल सलाम के साथ शादी की घोषणा हुई है कि कॉमरेड तुमसे ही शादी करूंगा, उधर से वादा, कॉमरेड मैं भी तुमसे शादी करूंगी। मार्क्स की चिता के सामने फेरे फेरे नहीं होंगे, सॉरी मतलब जो भी होगा वहां होगा, लाल सलाम के साथ शादी होगी, वायदा है, कमिटमेंट है। फिर एक कॉमरेड पे घर चला गया है आजमगढ़, वहां उसके पापा चौधरी साहब हैं, आप में से कोई वहां से था ना, डरना नहीं है। अच्छा अगर आप हैं भी तो चाह के थोड़ना है, भाई चांस से तो हैं, चलो। तो ये बच्चा जो है जेएनयू में 2 साल पढ़ने के बाद जीन्स में 3-4 इसने घुटनों के पास छेद कर रखे हैं, कुर्ता 3-4 जगह से फटाई हुआ है, एक झोला है, दाढ़ी भी 3-4 बाल सफेद किए हैं उसने, हो नहीं रहे थे, 3-4 बाल सफेद किए क्योंकि उससे बौद्धिकता बढ़ जाती है। और फिर वो अपने गाँव गया है, गाँव के लोग सन्न हैं कि क्या हो गया इसको, और वो इस मूड में कि लोग धन्य हो जाएंगे मेरे दर्शन पाके। और वहां बाबूजी ने कहा कि बेटा आ गए, बहुत अच्छा हुआ, लड़की वाले परसों ही आ गए थे। फिर कौन लड़की वाले? बेटा जिससे तुम्हारी शादी होनी है वो पूरा साजो सामान लेके आ चुके हैं, हमने उनको परसों बुला लिया था कि तुम आ जा रहे हो ना, आज ही शाम को तुम्हारी शादी है। और हाँ, दहेज इकट्ठा हो गया है, पीछे की हवेली में रखवा रखा है। और उसने कहा कि ये क्या बात हुई, मतलब मेरी सहमति की जरूरत नहीं? बोले नहीं, एकदम नहीं है, हमारी भी नहीं ली गई थी, हमारे पापा की भी नहीं हुई थी, उनके पापा की भी नहीं हुई थी, तुम्हारे 3 बड़े भाई हैं, उनकी कहाँ हुई थी सहमति? हुई थी, तुम तो थे, साक्षी हो, तो तुम्हारी भी नहीं होगी। तो अगर तुम्हें बेटा आजकल तो बच्चे बिगड़ गए हैं, कहते हैं पहले लड़की का मुंह देखेंगे, आजकल बच्चे ऐसी बात करने लग गए हैं, जमाना खराब हो गया है, तो तुम्हें मुंह देखने का बहुत शौक है, तो एक फोटो है, इसमें देख लो। गणतंत्र दिवस की परेड की फोटो दिखा दी, उसमें 8000 लोग बैठे, उसमें एक छोटा सा मुंह दिखाया कि ये तुम्हारी दुल्हन है, ये है, देख लो भाई।
और बाप ने सीधा बोला आज शाम को शादी है, ये कुर्ता पजामा है, मान्यवर से मंगवाया है, इसको पहन लो, जाओ तैयार हो जाओ और थोड़ा शेव वेव कर लेना, थोड़ा इंसान देखो, कैसे दिख रहे हो, जीन्स फटी है, कुर्ता फटा है, अपने घर की इज्जत का ध्यान रखा करो थोड़ा सा।